तुरंत इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, जल्दी से ज़्यादा जान के जाएंगे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना हम लोगों ने पढ़ रखा था, मैंने क्या बोला कि भाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल है एंड क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, माउथ एंड बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, माउथ एंड बक्कल कैविटी है ना, ये फेरिंग्स है। फिर आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में कहें तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम अगर बात करें कि माउथ एंड बक्कल कैविटी, तो माउथ एंड बक्कल कैविटी होता क्या है। माउथ की बात करें तो माउथ एक स्पेस है जहाँ पे, माउथ क्या है, माउथ एक तरीके का स्पेस है जहाँ पे फूड को चबाया जाता है। एंड उसमें 3 रीजन आते हैं। सबसे पहले तो क्या है, टीथ आएगा, एंड फिर उसके बाद क्या आएगा, टंग आएगा, एंड फिर उसके बाद क्या आएगा, सलेवरी ग्लैंड्स आएंगे। जो बक्कल कैविटी एक स्पेस है ना। टीथ और टंग को छोड़कर माउथ में जितना भी स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। माउथ एक तरीके की ओपनिंग हो गई जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, ठीक है, जहाँ से हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे, टीथ में पढ़ रहे थे। तो मैंने क्या बोला कि ह्यूमन जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं। ह्यूमन टीथ की 3 क्वालिटीज़ होती हैं। पहली बात तो ये क्या है, हार्डेस्ट है एंड नॉन बोनी है। दूसरा कि क्या है कि भाई कैल्शियम एंड फॉस्फेट का बना हुआ है। नॉन बोनी का मतलब बोन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट एंडोस्केलेटन, दे आर एक्सोस्केलेटन, है ना। और फिर मैंने क्या बोला, हेटेरोडोंट यानी ह्यूमन टीथ्स आर मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, है ना। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। और अभी मैंने बताया जैसे सार्क होते हैं ना, तो सार्क में जो ये टीथ है वो होमोडोंट होता है, यानी सेम टीथ से मिलके बना होता है ना। किससे मिलके बना होता है, सेम टीथ से मिलके बना होता है। एक बार बस चैट में अपना नाम वगैरह लिख दो अगर ऐड हो गए हो तो, मेरे क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, थीकोडोंट यानी आपके जो टीथ है वो क्या है, जॉ ऑफ सॉकेट बोन से एम्बेडेड है। जो टीथ है वो मसूड़ों से दबा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। एंड डाइफियोडोंट का मतलब क्या है कि जो टीथ है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल में। एक मिल्क टीथ है जो बचपन में आते हैं, परमानेंट टीथ है जब आप एडल्ट हो जाते हो, बड़े हो जाते हो तब आते हैं। क्राउन की बात करें तो जो टीथ है उसके 3 पार्ट होते हैं। जो बीच वाला पार्ट होता है मसूड़ों से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं गम, ठीक है। एंड गम के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्राउन बोलेंगे, एंड गम के नीचे जो वाला पार्ट है जो रूट बोलेंगे। मतलब टीथ का वह पार्ट जो जॉ ऑफ सॉकेट बोन से एम्बेडेड है, धंसा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। और जो बाहर है जितना पार्ट उसको हम क्या बोलेंगे, क्राउन बोलेंगे। एंड क्राउन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाइट कलर की लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, इनेमल, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। एंड उसके बाद की जो नेक्स्ट लेयर है वो क्या है, डेंटाइन है। यहाँ पे डेंटोब्लास्ट सेल ओडेंटोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं जो डेंटाइन निकालते हैं, जो डेंटाइन सिक्रीट करते हैं। जस्ट उसके नीचे एक कैविटी है, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में बहुत सारे नर्व जुड़े हुए हैं जो कि कहाँ पे जाते हैं, मसूड़ों पे जाते हैं, ठीक है। जॉ ऑफ सॉकेट बोन्स में जाते हैं, क्या है, ये पल्प है ना, इनको क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। और सुनो, ये जो रूट है, ये जो बोन है ना, ये जो टीथ है वो इस गम से या फिर ये जो मसूड़ों से जुड़ी होती है एक सीमेंट के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंटम। एक सीमेंटम सबस्टेंस है, सीमेंट जैसा सबस्टेंस है उससे जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंटम बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीमेंटम बोल रहे हैं। फिर अगली बात, अगर हम टीथ की बात करें तो डेंटल फार्मूला की बात हो जाती है। डेंटल फार्मूला क्या होता है कि मान लीजिए आपके टीथ है, तो स्टार्टिंग के जो 2 टीथ है वो कैसे हैं, इंसीजर्स है। उसके बाद जो एक टीथ है वो कैसा है, कैनाइन है। उसके बाद जो 2 टीथ है वो प्री मोलर्स है। एंड उसके बाद के जो 3 टीथ है वो कैसे, मोलर्स है। ये मैं 1/3 मतलब ये मान लीजिए आपका पूरा माउथ है, इधर में हम केवल एक हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज़, जितने ऊपर टीथ होंगे उतने नीचे भी, तो 2, 1, 2, 3 हो गए। और फिर सेम चीज़ अगर इतना हमने कवर कर लिया तो इसका डबल कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ टीथ आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई बाय 2। एंड अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2, 1, 2, 3, ठीक है। तो 8 हो गए, नीचे भी कितने हो गए, 8। एंड मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा, 32, है ना।
मतलब 8 8 16 एंड 16 2 32। तो अगर एडल्ट की बात करें तो यहाँ पे डेंटल फार्मूला लिखा भी हुआ है कि इंसीजर 2 है ना, नीचे भी 2 एंड ऊपर भी 2, कैनाइंस 1 है, प्री मोलर्स 2 हैं एंड मोलर्स भी क्या हैं 3 है। तो डेंटल फार्मूला क्या हो गया 13, यानी 16 ऊपर के दांत हैं, नीचे के भी दांत कितने 16 है। बट चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड में ये जो फार्मूला है वो कितना हो जाता है 2102, यानी यहाँ पे चाइल्ड में कोई भी आपके जो टीथ प्री मोलर्स वाले नहीं होते, चाइल्ड में कोई भी टीथ प्री मोलर्स नहीं होते, ठीक है। एंड एक टीथ उनमें मोलर्स का नहीं होता, लास्ट वाला। अब मेरी बात समझिए, मैं क्या कहता हूँ कि डाइफियोडोंट में बात करें, हमने क्या बोला, डाइफियोडोंट यानी 2 तरीके के टीथ होते हैं, बट परमानेंट टीथ जो है वो जो परमानेंट टीथ है ना वो 32 होता है, बट डाइफियोडोंट केवल कितने टीथ होते हैं 12, वो सॉरी हाँ डाइफियोडोंट कितने टीथ होते हैं 12, जो दोबारा आते हैं, 20 तो वही रहते हैं ना जो बचपन में होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव वगैरह में पूछ लेता, तो अगर पूछा जाए डाइफियोडोंट कितने टीथ हैं, वो 12 ही हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, सोनाक्षी चौधरी, हेलो सर जी, हेलो बेटा। देन नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्या, सोनाक्षी चौधरी, हेलो सर, ठीक है। टंग की बात करते हैं तो टंग एक तरीके से क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, आप सब जानते हो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। एंड कैसी मसल मस्कुलर ऑर्गन है तो मसल से मिलके बना होगा, कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल ऐसी मसल्स होती है जो स्केलेटल से सीधी सी बात है बोन, है ना, स्केलेटल मतलब बोन, है ना। तो स्केलेटल मसल्स एक ऐसी मसल्स होती है जो बोन से अटैच होती है, और जो आपकी टंग होती है वो एक स्पेशल बोन से अटैच होती है, हॉयाइड बोन। यहाँ पे देखिए आप, ये जो यहाँ पे ये जो बोन है, दिस इज बोन इज हॉयाइड बोन। तो आप देखो स्केलेटल मसल्स ऐसी मसल्स है जो वॉलेंट्री है, जो आपके अकॉर्डिंग काम करती है, मतलब आप जैसा ही काम करोगे। कृष्णकांत यादव, हेलो हेलो बच्चा, ठीक है। तो जो हॉयाइड बोन है ना, तो हॉयाइड बोन क्या करता है, टंग को साधे हुआ है, ठीक है। अब टंग जैसा आप चाहोगे तो वैसे घुमा सकते हो उसको। तो 2 तरीके की मसल होती है, एक स्केलेटल मसल, एक स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ऐसे होते हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, मैं कहता हूँ स्टमक हो गया, तो स्टमक क्या है, स्मूथ मसल्स है, तो वो उसमें आपका कंट्रोल है नहीं। एंड थर्ड टाइप ऑफ मसल कार्डियक मसल, जो केवल हार्ट की मसल है। तो स्केलेटल मसल्स क्या हुए, जो बोन से अटैच हुए। तो टंग कौन सी बोन से अटैच है, हॉयाइड बोन से अटैच है ना। इसमें आप अपने विल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार इसको घुमा सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला जो स्ट्रक्चर होता है ना टंग में, यहाँ पे बहुत सारे पैपिलास पाए जाते हैं। पैपिलास का मतलब है ये कुछ टंग में रेज स्ट्रक्चर हैं, उभरे हुए स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैपिला। कुछ है क्या है, फिलीफॉर्म पैपिला है, ठीक है। फिलीफॉर्म पैपिला ऐसे करके, ठीक है, छोटे छोटे फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला के बारे में क्या लिखा है कि दीज आर द स्मॉलर, मतलब पैपिलास प्रेजेंट है बट कैसे हैं, स्मॉल हैं, लेकिन स्मॉल है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में टंग में है, मोस्ट एविडेंट बहुत ज़्यादा है। और इनमें कोई भी टेस्ट, ये प्रेजेंट तो हैं बट इनमें कोई टेस्ट बड नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं है, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट, शिवानी सिंह सोमवंशी, हेलो सर, हेलो बच्चा, ठीक है। तो फ्यूजीफॉर्म जो है वो कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं। फ्यूजीफॉर्म जो सेल है वो कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं, बट उतने लार्जर नहीं, बट है लार्जर, ठीक है। बट अगर लार्जर है तो भाई जाहिर सी बात है वो कैसी, स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाएंगे, ठीक है। एंड इनमें टेस्ट बड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इनमें टेस्ट बड पाया जाता है, ये टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। फोलिएट वाला जो पैपिला है ना वो केवल बच्चों में प्रेजेंट होता है, यानी वो एडल्ट में नहीं पाया जाता, हम लोगों में नहीं है लेकिन बच्चों में है ना, फोलिएट जो है, ठीक है। सर्कमवेलेट जो पैपिला है वो मोस्ट लार्जर होते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई फ्यूजीफॉर्म भी लार्जर है बट उनसे भी बड़े बड़े, एंड अब भाई बड़े बड़े हैं तो जाहिर सी बात है स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाएंगे, तो ये कौन सा हो गया, सर्कमवेलेट वाले हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे वाले हैं वो क्या है, फ्यूजीफॉर्म। एंड जो सबसे छोटे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में है वो क्या है, फिलीफॉर्म पैपिला, है ना। एंड फोलिएट पैपिला तो केवल बच्चों में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट फिलीफॉर्म पैपिला नो टेस्ट बड,
फिलीफॉर्म पैपिला में टेस्ट बड नहीं होता है। अगर आपको ये फिगर यहाँ से विजिबल है तो यहाँ पे देखो ये टेस्ट बड मैंने लिख रखा है, तो फेलिएट पैपिला में टेस्ट बड है। टेस्ट बड ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे स्टार मैंने बना दिया। एंड फ्यूजिफॉर्म पैपिला ये है, तो फ्यूजिफॉर्म पैपिलम में क्या है, टेस्ट बड है। बट तुम फिलीफॉर्म पैपिला में देखो यहाँ पे कोई टेस्ट बड नहीं है। रुको, अगर तुमको नहीं दिख रहा ना तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, तो यहाँ पे फिलीफॉर्म में कोई टेस्ट बड नहीं है। यहाँ पे देखोगे ये टेस्ट बड प्रेजेंट है, यहाँ पे टेस्ट बड प्रेजेंट है। फोलिएट में देखोगे टेस्ट बड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी टेस्ट बड प्रेजेंट है, बट फिलीफॉर्म में टेस्ट बड नहीं है। तो यू हैव टू नोटिस दैट। तो कितने टाइप के पैपिला हो गए, 4 तरीके के, फिलीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म एंड फोलिएट फॉर्म। समझ में आया तो है ना, एनीवन जिसको समझ में आया मैसेज करो, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, टंग के बारे में इतना था। अगला जो है सलेवरी ग्लैंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उसका पीएच पता होना चाहिए। सलेवरी ग्लैंड का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, इतना एसिडिक नहीं बट एसिडिक होता है, कितना 6.8, है ना। और जो सलेवरी ग्लैंड है वो बक्कल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है ना। बक्कल कैविटी हियर इज द स्पेस, है ना, तो वो स्पेस के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। देखिए इधर देखिए, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, बक्कल कैविटी, एंड हियर इज द योर सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स में 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कितने, 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से हैं, पैरोटिड, कौन कौन से, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड जो आपकी चीक्स में पाया जाता है, दूसरा क्या है सबमैंडिबुलर, एंड थर्ड वन इज द सबलिंगुअल। अब आप यहाँ पे देखो, ये देखो क्लास टाइम पे इतना विजुअल नहीं होता, बट इस टाइम पे फिगर लेके आऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ से एक डक्ट जुड़ी हुई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेंसन्स डक्ट। समझ में आ रहा है, कौन सी डक्ट है, स्टेंसन्स डक्ट। एंड दूसरा क्या है, सब मैंडिबुलर में जो एक डक्ट है वो क्या है, वॉटसन डक्ट। डक्ट का मतलब होता है नली, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे घर में ये क्या है, घर में छत में टंकी लगी हुई है घर में, ठीक है, एंड आपको पानी की ज़रूरत कहाँ पे है, आपके रूम में, ठीक है। आपके ये देखो यहाँ से नल लगा हुआ है, ठीक है, एंड ये देखो, तो ये टंकी है, तो टंकी को समझ लो ये क्या है, ग्लैंड है, एंड ये आपका नल। तो नल मतलब आपको पानी की ज़रूरत कहाँ पे है, बक्कल कैविटी में। आपको जो सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालता है, सलाइवा, तो सलाइवा की नीड क्या है, बक्कल कैविटी में। तो यहाँ ग्लैंड से जो बक्कल कैविटी में जो अपनी सिक्रीशन देगा वो क्या है, डक्ट है। डक्ट एक तरीके की ट्यूब है, आप समझ लो पाइप है ना। तो स्टेंसन्स डक्ट है, वो क्या करता है, पैरोटिड ग्लैंड को बक्कल कैविटी में खोलेगा। एंड सब मैंडिबुलर क्या, वॉटसन जो डक्ट है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का जो सलाइवा है वो यहाँ पे कहाँ पे छोड़ेगा, बक्कल कैविटी में। एंड डक्ट ऑफ रिविनिस, सब लिंगुअल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा, जो सलाइवा होगा वो बक्कल कैविटी में छोड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही आप कुछ मान लीजिए, आप अपना फेवरेट, जैसे आपको मोमोज पसंद है या फिर कुछ इमली वगैरह मान लेते हैं एग्जाम्पल, है ना, कोई भी खट्टी चीज़ या फिर कोई भी जो आपकी फेवरेट चीज़ है वो मान लेते हैं। आप देखते हैं ना तो आपके माउथ में पूरा सलाइवा भर जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, देखिए वो ब्रेन से अटैच है, ठीक है ना। तो वो उसने क्या करा, सलाइवा निकाल दिया। अब सलाइवा में 2 तरीके के एंजाइम्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ द लाइसोजाइम एंड द सेकेंड वन इज़ द सलेवरी एमाइलेज, ठीक है। लाइसोजाइम का क्या होता है कि आपने मान लीजिए मोमोज खाए हैं, ठीक है। अब मोमोज में क्या हुआ कि बहुत सारे, हालांकि फेवरेट है मेरा तो उसको चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन उसमें जो मान लो माइक्रोब्स वगैरह है तो उसको लाइसोसोम क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज क्या होगा, जो फूड में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। उस कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज की बहुत बड़ी चैन होती है। इधर देखो, ग्लूकोज की बहुत बड़ी चैन होती है, उसको क्या कर दिया, मैंने बोला कि एंजाइम है, तो एंजाइम का काम ही होता है तोड़ना। एंजाइम ने तोड़ा और इसको 2 ग्लूकोज बना दिए। 2 ग्लूकोज जब साथ में जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं माल्टोज। आप देखिए कि मान लीजिए आपने क्या करी है, रोटी खाई है, ठीक है। रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और आप जब अपने बक्कल कैविटी में उसको थोड़ी देर चबाएंगे तो थोड़ा ये जो सलाइवरी एमाइलेज अपना फंक्शन दिखाएगा, उसको तोड़ के बना देगा माल्टोज, शुगर। अब शुगर क्या होती है, मीठी, तो आपको रोटी भी क्या कर लगने लगेगी, मीठी लगने लगेगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग, यस और नॉट? सोच कर अभी आ गया सर। देखो उसको, कृष्णा को क्या हुआ कि वो मोमोज का सोचा और उसको
सलाइवा उसके माउथ में आ गया, ठीक है। अब उसको पूरा का पूरा पी जाओ, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इससे एक बात और याद आई, जो गांव में क्या होता है कि भाई जो सलाइवा है, ठीक है, उसको कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हो गया स्किन में, तो सलाइवा निकालते हैं एंड वहाँ पे स्किन पे लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, माइक्रोब को किल करता है, तो बैक्टीरिया को किल कर देगा, इन्फेक्शन उससे नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग, यस और नॉट? लाइव चैट में बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? सलाइवरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैसेज कर दो भाई, बता दो। देन हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन की। तो सलाइवरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो क्या करता है, फूड को सॉफ्ट बनाएगा। जाहिर सी बात है, सलाइवा फूड को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। और दूसरा क्या है, अब ये सलाइवा किस, जो टंग है वो सलाइवा को मिक्स करता है फूड से, तो फूड क्या करता है, टेस्ट कराने में भी हेल्प करता है, फूड का टेस्ट कराने में भी हेल्प करता है। और तीसरी बात, बैक्टीरिया को किल करता है, आपको पता है। एंड स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। क्यों? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब मेरी बात समझो, ये जरूर याद रखना, सब मैं बताऊंगा। पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। कितना होता है, 6.8 होता है, ठीक है। मेरा एक दोस्त लैरब, उसने बोला वेरी गुड लेक्चर सर, थैंक यू, ठीक है। श्रेया चौरसिया, यस सर, ठीक है। तो आगे अगर समझ में आ रहा तो फिर मैसेज करते रहो। देन नेक्स्ट, अब देखो उसके बाद मैंने क्या बोला, माउथ एंड बक्कल कैविटी तो हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, फेरिंग्स आता है। एंड फेरिंग्स के बच्चे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बात देखो ना, जैसे माउथ खोलते हो ना तो उसमें एक ऐसे छोटी सी लटकती हुई चीज़ दिखती है, ठीक है। जैसे मान लो माउथ ओपन करा, ठीक है, हियर इज़ योर टीथ एंड हियर इज़ योर टंग। एंड जब ये सारा चीज़ ओपन कर लेते हो, ठीक है, ये चीक वगैरह हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको बोलते हैं युलवा, युवला, ठीक है। युवला, युवला क्या होता है, एक सेकंड अच्छे से लिख देता हूँ। युवला, युवला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि मान लीजिए फेरिंग्स, पहली बात तो देखिए जो फेरिंग्स है, यहाँ से आपने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब विंड में जितनी भी एयर है, एयर में जितनी भी गैसेस है, सब कहाँ से लोगे आप, नोज़ से लोगे। प्लस आप कोई भी फूड खा रहे हो तो वो भी कहाँ से, माउथ से लोगे, और मिलके एक कॉमन पैसेज में मीट कर जाएंगे। कहाँ पे, एक कॉमन पैसेज में मीट कर जाएंगे, जिसका नाम क्या है, ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स कहाँ से ला रहा है, अपना नोज से। एंड ओरोफेरिंग्स कहाँ से, अपना ओरल कैविटी से, यानी बक्कल कैविटी से फूड लेके आ रहे हैं। लैरिंगोफेरिंग्स से मैच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो युवला का काम है, युवला ये होता है, ये जो लटकता हुआ स्ट्रक्चर है ना, सामने से ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, युवला। एंड ये युवला क्या करता है कि मान लीजिए आप एयर को फूड के साथ मिक्स नहीं होने दे रहा, जैसे ही फूड आएगा तो ये अपना ऊपर हो जाएगा, तो एयर नहीं मिक्स होगी उसमें, ये बात है ना। फूड में एयर को मिक्स नहीं होने देगा। अब आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ से फूड जा रहा है, यहाँ पे चला गया, ये आगे विंड पाइप होती है, यानी लंग्स में चला गया, तो इससे बचाने के लिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, इपीग्लॉटिस। ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो है, ये हियर, ये स्ट्रक्चर क्या है, इपीग्लॉटिस। तो इपीग्लॉटिस क्या होता है कि जो फूड है वो आपका कहाँ पे, विंड पाइप में ना चला जाए, तो उससे बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर क्या है, इपीग्लॉटिस, है ना। ग्लॉटिस के ऊपर स्ट्रक्चर क्या है, इपीग्लॉटिस। ओके, देन नेक्स्ट, फेरिंग्स समझ में आया। फेरिंग्स में 2 चीज़ें देखो, पहली बात क्या है कि फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स क्या है, अच्छा यहाँ से देख लो, बहुत अच्छा, ये फेरिंग्स है, यहाँ से फूड आया, ठीक है। अब यही फेरिंग्स क्या है, यहाँ पे कॉमन पैसेज है, यहीं से विंड आएगा, यहीं से क्या आएगा, फूड आएगा, ठीक है। देख लो, यहीं से क्या आएगा, विंड आएगा, एंड यहीं से क्या आएगा, फूड आएगा, दोनों मिल जाएंगे। ये क्या है, कॉमन पैसेज है, देख लो इतना। अब ये जो फेरिंग्स है आगे बन जाएगा क्या, आइसोपेगस, एंड डिवाइड हो जाएगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है, एंड आइसोफेगस क्या है, फूड पाइप है। बात समझ रहे हो। तो फूड, मैंने क्या बोला कि भाई फूड और विंड दोनों एक साथ मिक्स ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये बोलने में दिक्कत जाता है, युवला है। एंड देन नेक्स्ट मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है इपीग्लॉटिस,
सॉफ्ट पैलेट के नीचे होता है यूवुला। एंड एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस जो आपका जो फूड है वो लंग्स में ना चला जाए, उसको बचाने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, इतना याद रखना। आइसोफेगस की बात करें तो यहाँ तक आप सर कोई जे केमिस्ट्री से क्लास कर रहा है, वॉइस आ रही है। सुंदरम भैया क्लास कर रहे हैं। तो कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, इतना याद रखना। आइसोफेगस की बात करें तो ठीक है, सही आ रही है यार। चलो फिर आइसोफेगस क्या होती है, आइसोफेगस एक ट्यूब है, कितनी 25 सेंटीमीटर की एक ट्यूब है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, लगभग ये भी 25 to 30, बट दे आर नैनोमीटर, वो सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने बोला ना, डाइजेशन का काम होता है ग्लैंड्स का, तो लेकिन यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होंगे, यहाँ पे केवल और केवल म्यूकस प्रेजेंट होगा। म्यूकस स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है म्यूकस। अभी म्यूकस के बारे में और चर्चा करेंगे, आगे पढ़ना है हमको, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। आइसोफेगस में एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब है, जैसे मान लो ये फूड है, फूड अब यहाँ पे आया, अब ये फूड ऊपर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे देखो फूड जैसे है, यहाँ की जो मसल्स है वो कैसी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एंड यहाँ की मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एंड देखो अब जैसे ही फूड आया तो फिर देख लो यहाँ की मसल्स फिर से रिलैक्स हो गई, एंड अब यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ की रिलैक्स हो गई। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल ऑफ आइसोफेगस है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक प्रोसेस है, क्रमाकुंचन इसको बोलते हैं। सर इसको कल क्लास में भी पढ़ाएंगे? नहीं, क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, इसको क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, ये ऑनलाइन ही रहेगा। जितना भी ह्यूमन फिजियोलॉजी काम है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल ऑफ आइसोफेगस, यानी आइसोफेगस की वॉल में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन हो रहा है उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। क्रमाकुंचन हिंदी में बोलते हैं, यानी संकुचन या शिथिलन जो इसकी पेशियों में होता है आइसोफेगस की, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, है ना, क्रमाकुंचन। अब लास्ट स्लाइड है, बाकी अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। हमने बोला भी कि जल्दी इसको ख़त्म करना है। अब देखो कि ह्यूमन, मान लो ये तुम्हारी आइसोफेगस थी, ठीक है, उसको हम कट करेंगे तो जाहिर सी बात है आइसोफेगस कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो सेम टू सेम वैसे ही देख रहा है। अब इसको आपको रियल मतलब इसके लेयर देखने, कौन कौन से लेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें लेयर है वो क्या है, म्यूकोसा, फिर उसके बाद आएगी सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद आएगा मस्कुलैरिस, फिर उसके बाद आएगा सेरोसा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों देखो, जो जितने मेरे 11th वाले हो वो सुनो पहले। जो म्यूकोसा लेयर है ना, यहाँ से देखो, यहाँ पे म्यूकोसा, ये वाली लेयर, ये म्यूकोसा लेयर है, एंड यहाँ पे क्या पाया जाता है, गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो ल्यूमेन में, ल्यूमेन यानी खाली जगह, ल्यूमेन यानी ये पूरी स्पेस है, ल्यूमेन में क्या निकालती है, म्यूकस निकालती हैं। ल्यूमेन में क्या निकालती हैं, म्यूकस निकालती हैं, ठीक है। एंड उसके जो जस्ट पीछे वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या था, म्यूकोसा में गॉबलेट सेल्स पाई जाती थी। कौन सी सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। यहाँ पे सेल्स पाई जाती हैं गॉबलेट सेल्स, है ना। और ये यहाँ पे क्या निकालती है, ल्यूमेन में म्यूकस। अभी आपने पढ़ा ना कि भाई जो आइसोफेगस होता है, पीछे वाली स्लाइड में देखिए, आइसोफेगस में जो है म्यूकस जो है प्रेजेंट होता है। तो ये म्यूकस कहाँ से निकलता है, ये म्यूकस यहाँ से निकलता है, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस लेयर है, म्यूकोसा लेयर है, वहाँ से गॉबलेट सेल क्या निकालती हैं, म्यूकस निकालती हैं, ठीक है, यूएस होता है, ठीक है। उसके बाद वाली जो लेयर है सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा के बाद जो लेयर है वो मस्कुलैरिस है। मस्कुलैरिस लेयर दो तरीके की होती है, एक होती है सर्कुलर, सर्कुलर यानी ऐसी ऐसी, देखो ऐसी 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 बनी है, ठीक है। तो ये सर्कुलर, ये क्या हो गया, सर्कुलर हो गया, ठीक है। एंड दूसरी जो लेयर है वो कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल यानी यूं, ऐसे ऐसे करके उसने ऐसे ऐसे लंबी लंबी लेयर बना रखी है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये मस्कुलैरिस की लेयर है।
इनर वाली कैसी है, सर्कुलर है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और सबसे बाहर क्या है, सेरोसा। तो हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट में आप जनरली इतना जानिए कि भाई 4 लेयर होती है। म्यूकोसा म्यूकस निकालती है, उसके अंदर वाली सब म्यूकोसा मस्कुलरिस दो तरीके की होती है, एक सर्कुलर एक लॉन्गिट्यूडनल, एंड लास्ट वाली क्या होती है, सेरोसा। क्या है वो रहने वाला हम लोग का डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है। तो अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक क्या होता है बच्चा, तुरंत स्टार्ट करते हैं। स्टमक क्या होता है, जे शेप का, किस शेप का, जे शेप का इलोंगेटेड बैग होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक, ठीक है। और इसके पहले जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आइसोफेगस है। आप देखो यहाँ पे इसके पहले जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसोफेगस या फिर आइसोफेगस, ठीक है, वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, है ना। कल मैंने आपको बताया भी था, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आइसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस हो रही है। इसके नीचे ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, स्टमक में ओपन हो रहा है। कहाँ पे, स्टमक में। तो भाई स्टमक कितना जो इसका सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। आप 25 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है आपका स्टमक होता है, ठीक है। एंड इसका भी जो फंक्शन है वो अभी बाद में बात करेंगे, पहले आपको इसका स्ट्रक्चर जानना है, ठीक है। तो जैसे स्टमक स्टार्ट होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर का मतलब है फूड को आने या फिर बाहर जाने से रोकना। मान लीजिए आपने आइसोफेगस से आपका फूड आया था, यहाँ पे आया, आइसोफेगस से फूड आया कहाँ पे, आपके स्टमक में, ठीक है। तो जो फूड है अब वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब वो जो फूड आ गया वो पीछे से बैक ना मार जाए, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक स्फिंक्टर लगा हुआ है। एक क्या लगा हुआ है, स्फिंक्टर लगा है, जिसका नाम क्या है, अब ये क्या है, जैसे कोई भी स्टमक से रिलेटेड वर्ड आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक। एक फिर से देखो, अगर कोई भी स्टमक से रिलेटेड वर्ड आएगा, बायो में कोई भी स्टमक से रिलेटेड वर्ड होगा तो वो क्या होगा बच्चा, गैस्ट्रिक। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है किसके किसके बीच, इधर ये आपका स्टमक है तो गैस्ट्रिक, एंड इधर क्या है, आइसोफेगस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो आइसोफेगल स्फिंक्टर। और स्फिंक्टर क्या है, स्फिंक्टर एक तरीके से फूड को क्लोज कर रहा है, मतलब फूड को अंदर या बाहर जाने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। नहीं बात समझ में, जैसे फूड आएगा तो इसको क्या कर लेगा, इसको क्लोज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक इसमें कंस्ट्रिक्शन होगी, दब जाएगा ताकि फूड क्या हो जाए, बाहर ना जा पाए, ठीक है। मतलब ऐसे हो जाएगा, ये देखो ऐसे, मान लो ये ऐसे था ट्यूब में, ऐसे कंस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो फूड अब यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकता। नहीं बात समझ में, तो गैस्ट्रो आइसोफेगल स्फिंक्टर है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे भोजन को रहना होता है ना। तो अब देखिए जो आपका फूड है वो कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक, फंडक, पाइलोरिस, कार्डियक, फंडक एंड पाइलोरिक, है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए इसमें जो स्टमक है, आपके स्टमक की वॉल में बहुत सारे ऐसे करके लाइनिंग बनी होती है, स्टमक की लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है, इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, ये इधर क्या है हमारा गैस्ट्रिक यानी स्टमक, एंड इधर क्या है इंटेस्टाइन, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर। ये क्या करता है, अब मान लीजिए आपका फूड यहाँ पे हमको रोक के रखना है ना, यहाँ पे हमको फूड रोक के रखना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्फिंक्टर इसको क्लोज कर देगा, ताकि फूड यहाँ पे जब पूरा का पूरा जब स्टमक से डाइजेशन हो जाएगा तब ये स्फिंक्टर ओपन होगा, एंड जैसे ही स्फिंक्टर ओपन होगा तो फूड क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। नहीं बात समझ में आई। तो स्फिंक्टर का मतलब होता है भोजन को रोकना, है ना, मतलब रोकेगा वो आने से, एक कंस्ट्रिक्शन है ना। आप फिर से देखिए, अब देखिए ये जो स्टमक की वॉल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टमक की वॉल है, इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रिक पिट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक पिट। यहाँ पे देखो मैंने बना रखा है, स्टमक की जो वॉल है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ऐसे करके देखो, ऐसे करके बहुत सारे पिट पाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक पिट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक पिट। और इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर सबसे पहले तो देखो क्या था, गैस्ट्रिक पिट था, और इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर, इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर क्या पाया जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाएगा। इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर क्या पाया जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाएगा। अब मेरे को पता है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कुछ सेल हैं जो कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, जो कुछ निकाल रही हैं, ठीक है। तो 2 तरीके की सेल हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, कौन सी, पहली है चीफ एंड पेप्टिक सेल, दूसरा क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। चीफ एंड पेप्टिक सेल एंड दूसरा क्या है, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, इसको मेट देता हूँ, ठीक है। चीफ एंड पेप्टिक सेल एंड ऑक्जेंटिक, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल,
है ना। मैंने क्या बोला, गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो तरीके की सेल हैं, एक चीफ एंड पेप्टिक सेल, दूसरा ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक या फिर जो पैराइटल सेल है वो क्या निकालती हैं, HCl निकालती हैं और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर निकालती हैं। आप देखो जैसे ही फूड कहाँ पे आया, आपके स्टमक में आया है, ठीक है, जैसे ही फूड कहाँ पे आया है, जैसे ही फूड कहाँ पे आया, स्टमक में आया, तो यहाँ से क्या निकलना हो जाएगा, ये जो आपकी स्टमक की वॉल है उससे गैस्ट्रिक पिट में गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ऑक्जेंटिक सेल की HCl बहुत ज़्यादा निकालना चालू कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो आपका स्टमक है, जो आपका पूरा का पूरा जो स्टमक है, इधर देखिए इनका हाईलाइट कर देता हूँ, जो पूरा का पूरा स्टमक है वो किससे भर जाएगा, HCl से ऐसे करके भर जाएगा। ये जो पूरा का पूरा आपका स्टमक है वो HCl से भर जाएगा। अब इस HCl का काम क्या होता है अभी बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जो आपका चीफ एंड पेप्टिक सेल है उसमें एंजाइम्स पाए जाएंगे। कौन कौन से एंजाइम है, कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिनोजेन है, कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिनोजेन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। इसका काम बताते हैं अभी। तो आप समझिए कि मैंने क्या बोला कि फूड, जैसे ही फूड यहाँ पे आया उसके 6 सेकंड पहले ही फूड आइसोफेगस में था, आने वाला है, एंड जैसे ब्रेन को पता चला तो उसने क्या करा, ऑक्जेंटिक सेल जो पैराइटल सेल है वो क्या निकाले हैं, HCl निकाले हैं, कैंसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो यहाँ पे HCl पूरा भर गया। HCl का बहुत ज़्यादा फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है यहाँ पे देखिए आप। HCl क्या करता है, HCl क्या करता है, जो हमारे पास जो एंजाइम है ना पेप्सिनोजेन, जो कौन निकाल रहा था, ये देखो, जो पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है, पेप्सिनोजेन एंजाइम चीफ एंड पेप्टिक सेल निकाल रही थी, पेप्सिनोजेन एंजाइम इस एंजाइम को एक्टिव कर देगा। क्या, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, पूरे टाइम तो डाइजेशन चलना नहीं है, तो उसको एक्टिव करके उसने क्या बना दिया, पेप्सिन बना दिया। और इस HCl का काम क्या है, ये HCl जो बॉडी में Fe+3 है उसको किस में बदल देगा, फेरस यानी Fe+2 में बदल देगा। एंड HCl क्या होता है, एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिड है वो। एसिड क्या करेगा, जो फूड में अभी भी बैक्टीरिया रह गए हैं उसको किल करेगा, पहले तो लाइसोसोम किल करेगा। दूसरा जो चीफ एंड पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन है उसको तो उसने कर दिया, ठीक है। एंड ऑक्जेंटिक सेल दूसरा जो हमारा क्या निकालते हैं, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 को बोला जाता है कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इधर देखो, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 है उसको एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमको एनीमिया नहीं होगी। मतलब ब्लड से विटामिन B12 का काम क्या है, ब्लड फॉर्मेशन करना। देन पेप्सिनोजेन क्या है, अब देखो, अब ये जो 2 सेल्स थी वो कौन निकाल रही थी, ये जो 2 पार्ट है वो कौन निकाल रहे थे, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। एंड जो चीफ एंड पेप्टिक सेल आगे के जो 3 एंजाइम है वो निकालेगा। पेप्सिनोजेन क्या है, पेप्सिनोजेन है, एंड जो चीफ एंड पेप्टिक सेल का HCl है वो उसको पेप्सिनोजेन के एक्टिव करके क्या बना देगा, पेप्सिन बना देगा। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन देखिए जो प्रोटीन है आपका, प्रोटीन का मतलब होता है अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन, ये अमीनो एसिड ऐसे जुड़े हुए हैं। एंड मैंने बोला है कि एंजाइम का काम क्या होता है, तोड़ना, कल की क्लास में बताया था, एंजाइम का काम क्या होता है, तोड़ना। अब इसको यहाँ से मान लो, ये जो प्रोटीन थी, प्रोटीन यानी अमीनो एसिड, बहुत सारे क्या है, अमीनो एसिड की बहुत बड़ी चैन है। तो अब इसको क्या कर देगा, यहाँ से इसको तोड़ देगा। तोड़ दिया तो यहाँ पे देखो 3 अमीनो एसिड का या फिर 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं तो उसको बोलते हैं पेप्टोन्स। और या फिर अगर केवल 2 अमीनो एसिड ऐसे बचे ना तो फिर वो क्या हो गया, पेप्टाइड बोलते हैं उसको। जब 2 अमीनो एसिड एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड। नहीं बात समझ में आई। तो पेप्सिनोजेन का काम क्या है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है या फिर पेप्टाइड्स में तोड़ता है। आगे गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, आप इधर देखिए, जो आपका देखिए ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल से जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड। क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका ट्राईग्लिसराइड हो गया। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लिपिड। तो लिपिड, ये देखो गैस्ट्रिक वर्ड आया स्टमक में, स्टमक में लाइपेज पाया जाता है। लाइपेज का काम क्या है, एल से लाइपेज एंड एल से लिपिड। ये लाइपेज को तोड़ता है। तोड़ेगा कैसे, इधर देख लो, जैसे मान लो ये बॉन्ड टूटेगा तो अब ये क्या, केवल क्या बन गया, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड। एंड ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईग्लिसराइड। यहाँ पे 3 फैटी एसिड थे तो ट्राईग्लिसराइड, एंड 2 फैटी एसिड बचे तो क्या बोलेंगे, डाईग्लिसराइड, ठीक है। एंड एक फैटी एसिड हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। नहीं बात समझ में आई। फिर जो रेनिन एंजाइम है वो क्या है,
इन्फेंट में पाया जाता है, केवल बच्चों में पाया जाता है, इन्फेंट यानी बच्चे। और केसिन ये क्या करता है, जो मिल्क में केसिन प्रोटीन होती है, केसिन होता है, ठीक है, उसको किस में बदल देता है, पैरा केसिन में बदल देता है। एंड फिर से पैरा केसिन में जैसे ये बदलेगा तो वो अब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब ये पेप्सिन फिर से उसको तोड़ देगा, किस में, पेप्टोन्स में, है ना। ये केवल बच्चों में पाया जाता है, रेनिन हम लोगों में नहीं पाया जाता। तो अगर रेनिन हम लोगों में नहीं पाया जाता तो फिर इसका डाइजेशन, मिल्क का डाइजेशन, ये मिल्क में केसिन पाया जाता है तो मिल्क का डाइजेशन कैसे होगा, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं लाइक ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, वो इसका डाइजेशन करते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट, कमेंट ऑन। देन द डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज, उस डक्ट सिस्टम को हम पढ़ने वाले। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, है ना। जो लीवर और पैंक्रियाज के बीच में जो ट्यूब कैसे अरेंज्ड है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका क्या हुआ, स्टमक हुआ, ठीक है, ये क्या है आपका स्टमक हुआ। और स्टमक के राइट साइड पे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, स्टमक के राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है। स्टमक के राइट साइड पे क्या होता है, लीवर होता है ना। अब देखिए ये जो लीवर है ना, तो लीवर में इस डक्ट को, ये जो ट्यूब है ये वाली, इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, है ना, और इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। और ये कहाँ पे होता है, ये पैंक्रियाज के डक्ट से जुड़ा होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए आप लोग, मैंने क्या बोला कि ये हिपैटिक डक्ट है, और ये देखिए ये जो डक्ट गई है, ट्यूब गई है, डक्ट का मतलब क्या है, ट्यूब है, ठीक है। ये कहाँ पे गई है, पैंक्रियाज में। और पैंक्रियाज में एक डक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, या उसी को बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, है ना। पैंक्रियाज की जो डक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट, या उसी डक्ट को अब क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन। तो डक्ट ऑफ विल्सन से ये जो लीवर से जो डक्ट आई थी वो यहाँ पे ऐड हो गई है। ध्यान से देखिएगा, ये जो हिपैटिक डक्ट है, क्या लीवर की जो सेल होती है उसको हिपैटिक सेल बोला जाता है। लीवर की जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल बोला जाता है। एंड ये जो हिपैटिक सेल है वो क्या करती हैं, बाइल को एब्जॉर्ब करती हैं लीवर से, एंड उसको स्टोर करती हैं कहाँ पे, गाल ब्लैडर में। तो ये जो डक्ट है कौन लेके आएगा गाल ब्लैडर तक, हिपैटिक डक्ट। फिर हिपैटिक डक्ट्स में स्टोर हुआ, एंड फिर हिपैटिक डक्ट से गाल ब्लैडर में स्टोर हो गया लीवर बाइल, ठीक है, बाइल जूस। अभी बताते हैं बाइल जूस का फंक्शन क्या है। अब ये जो बाइल जूस है ना, वो कहाँ पे आया, सिस्टिक डक्ट में आया। एंड सिस्टिक डक्ट से होते हुए, अब दोनों का कॉमन है ना, यहाँ से क्या जुड़ा है, हिपैटिक डक्ट है, यहाँ से देखो, यहाँ से हिपैटिक डक्ट है, एंड यहाँ से क्या है, सिस्टिक डक्ट है। जो गाल ब्लैडर वाली डक्ट थी उसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। दोनों जुड़ी हुई है कहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट पे। कहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट में। और ये कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए इस पोर्शन पे पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ी है। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ना, इसी का जूम, अगर हम इसको जूम करके देखें तो पैंक्रियाटिक डक्ट में ये इंटेस्टाइन पे ओपन होता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। तो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना, वहाँ पे ये जो डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है, जिसका जो सबसे लास्ट में एक स्पिंटर होता है। वह स्पिंटर मैंने आपको कल ही बताया था, जो ओपन या फिर क्लोज करने का काम आता है, ठीक है, वो सिक्रीशन को ओपन या फिर क्लोज करेगा। तो स्पिंटर ऑफ ओडाई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्पिंटर ऑफ ओडाई। एंड उसके अंदर की ओर थोड़ा सा एम्पुला यानी डायलेटेड एरिया होता है, विस्फारित बड़ा सा एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। इस एम्पुला ऑफ वेटर में ही ये जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट आई है, कॉमन बाइल डक्ट, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो ओपन होती है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैसेज जरूर कर देना, समझ में आ रहा तो हाँ लिखिए ओके, तो आगे जो है बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डक्ट सिस्टम होता है। डक्ट सिस्टम एक बार और देख लो कि भाई ये यहाँ पे राइट साइड में आपके जो स्टमक है, स्टमक के राइट साइड में क्या है, लीवर है, एंड लेफ्ट साइड में क्या है, पैंक्रियाज है। तो लीवर में जो क्या है, लीवर में हिपैटिक डक्ट है। यहाँ पे देखिए लीवर में क्या है, हिपैटिक डक्ट है। हिपैटिक डक्ट क्या करती है, बाइल को एब्जॉर्ब करती है लीवर से, एंड कहाँ पे स्टोर कराती है, गाल ब्लैडर पे। एंड गाल ब्लैडर में एक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, वो अपना सिक्रीशन लेके कहाँ पे आएगी, एक कॉमन बाइल डक्ट में। ये वाली जो यहाँ से डक्ट स्टार्ट है, कॉमन हो गया ना, यहाँ से हिपैटिक डक्ट भी ओपन हो रहा है एंड सिस्टिक डक्ट भी ओपन हो रहा है। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट ओपन कहाँ पे हो रहा है, एम्पुला ऑफ वेटर में। पैंक्रियाटिक डक्ट का मैंने जूम करा, लास्ट में स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, वो कहाँ पे ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। देन नेक्स्ट ये देखिए आप एक इमेज देख लीजिए, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है एंड ये गाल ब्लैडर है, एंड ये बाइल डक्ट, ये यहाँ से बाइल आ रहा है, कहाँ से, लीवर से ये आ रहा है, एंड ये हियर इज द कॉमन बाइल डक्ट, है ना। देन
अब हम लोग बात करते हैं किसकी, लीवर की बात करेंगे, ठीक है। तो लीवर सबसे पहले तो कहाँ पे पाया जाता है, स्टमक के लेफ्ट साइड में, है ना, सॉरी स्टमक के राइट साइड में पाया जाता है, ठीक है। स्टमक का स्ट्रक्चर देखिए, वो लीवर का आप लोग स्ट्रक्चर देखिए। लीवर बाई लोब्ड होता है, कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। इधर वाले लोब को क्या बोलेंगे, राइट लोब, एंड ये जो आपका लोब है वो क्या है, लेफ्ट लोब है ना। और ये देखिए, ये आपकी जो वेन है, देखो मैंने क्या बोला कि लीवर से रिलेटेड जो वर्ड होगा वो हिपैटिक होगा, तो ये जो वेन है ये क्या है, हिपैटिक वेन है। ये कौन सी वेन है, हिपैटिक वेन। एंड ये जो आर्टरी है वो कौन सी है, देखो आर्टरी यानी रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ये जो आर्टरी है वो कैसी है, हिपैटिक आर्टरी है। यानी वो क्या होगा कि भाई लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है जो वेन, वो हिपैटिक आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा। एंड वो जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो हिपैटिक वेन उसको फिर से कहाँ पे ले जाएगा, वेना कावा में ले जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा, तो फिर वो जाके हार्ट में जाएगा, है ना। फिर देखिए इधर पे, अब एक और यहाँ पे वेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो वेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन कहाँ से आई है, ये पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से आई है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट से आई है। आपको बताऊंगा आगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर जो पोर्शन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लास 10th में अगर बेसिक आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे एब्जॉर्ब हो जाता है मिनरल्स। अब उस मिनरल्स जो एब्जॉर्ब हुआ डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, एंड ब्लड से पोर्टल वेन से होता हुआ लीवर में जाएगा, और लीवर उसका यूज करेगा, उस मिनरल्स का यूज करेगा, एंड और जो वेस्ट निकलेगा फिर हिपैटिक वेन के थ्रू फिर से कहाँ पे चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस है ना। इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का मतलब डायरेक्ट वो हार्ट में नहीं जाएगा, पहले लीवर से होता हुआ जाएगा कि भाई लीवर भी कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब करना है, तो वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये लीवर की बात रही। अब देखिए आगे, लीवर के बारे में क्या क्या जान लिया हम लोगों ने। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। अच्छा समझिएगा, 2 तरीके की ग्लैंड है, उस दिन बता रहा था मैं। एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, दूसरा मिक्स्ड ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड किसको बोलते हैं, लीवर को। और अगर मैं बोल दूँ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो भी क्या है, लीवर है, ठीक है। एंड दैट लाई राइट साइड, हमने अभी क्या बोला कि ये कहाँ पे रहता है, राइट साइड में, स्टमक के राइट साइड पे होता है लीवर, ठीक है। कहाँ पे होता है, राइट साइड। और जो इसका जो वेट होता है, जो इसका वेट है वो कितना है, 1.5 किलो, है ना, यानी 1.5 kg होता है। और ये किस कलर का होता है, जो आपका लीवर है वो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और इस लीवर का जो मेन फंक्शन है वो क्या करना है, पहली बात तो फैट का डाइजेशन करना होता है, बट उसके अलावा भी ये शरीर के 500 से भी ज़्यादा फंक्शन करते हैं। कुछ कुछ बुक में 4.5 या फिर 400 जो है वर्क फंक्शंस इसके लिखे हैं, ठीक है। तो अबाउट 500 इसके फंक्शंस है, ठीक है। एंड इट कैन रीजनरेट, ये एक ऐसा लीवर के पास ऐसी क्षमता है कि वो रीजनरेट कर जाएगा। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसके पास लीवर नहीं है, या फिर दूसरा पेशेंट है उसने उसको डोनेट करा, तो पिछले वाले पेशेंट में क्या कर जाएगा, वो रीजनरेट करने की उसके पास क्षमता है। अगर उसको अच्छे मीडियम में, अच्छी जगह से उसको केयर किया जाए तो वो क्या कर जाएगा, लीवर रीजनरेट कर जाएगा। ये लीवर के बारे में कुछ जनरल नॉलेज रही। अब लीवर का हम लोग मेन बात जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। लीवर का समझ में आ रहा है। देखो एक चीज़ और, आप लोगों के जो लाइव क्लास के बीच में, एक सेकंड, लाइव क्लास के बीच में आप लोगों के एक पोल दिया होगा जिसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा, वो यहाँ से रिलेटेड है, तो उसको भी आप अटेम्प्ट कीजिए, मतलब उसको भी आप सॉल्व कीजिए और गलत आंसर नहीं करना, ठीक है। अब लीवर के क्या क्या फंक्शन है वो देख लो। पहली बात समझिए, लीवर का काम होता है फैट को एब्जॉर्ब करना, फैट को वो स्टोर करता है। कहाँ पे, गाल ब्लैडर में। फैट को स्टोर करने का काम क्या होता है, लीवर का होता है। एंड पहली बात तो स्टोर करेगा, एंड फिर बाइल बनाएगा उसके थ्रू एब्जॉर्ब करके। एंड दूसरा क्या है, एडिपोज के फॉर्म में उसको स्टोर करता है लीवर, फैट को एडिपोज के। देखो फैट का, इस लीवर का फर्स्ट फंक्शन क्या है, स्टोर
फैट इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, है ना। आप अगर मान लीजिए बहुत फैटी चीज़ खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैट वाला चीज़ खाते हैं, ऑयल वाला चीज़ खाते हैं, तो वो लीवर का एक काम है जो क्या करेगा, उसको एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर स्टोर कर लेगा। मान लीजिए यहाँ पे वो अलग अलग थाई में, है ना, कहीं कहीं पे एरिया पे वो जाके एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन है इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में देखिए, आपकी बॉडी में क्या आया, ग्लूकोज आया, एंड लीवर के अंदर एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, इस ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है ना। और ये एक हार्मोन की वजह से होता है। देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ग्लैंड पढ़ा रहा हूँ, और ग्लैंड के बारे में इतना समझो कि अगर कोई भी ग्लैंड है तो उसका काम क्या है, वो केमिकल निकालता है। क्या निकालता है, केमिकल निकालता है। और अगर वो केमिकल एंजाइम हुआ तो समझ जाओ कि वो कैसा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंड अगर वो केमिकल हार्मोन हुआ तो समझ जाओ वो क्या है, एंडोक्राइन है। बात नहीं समझ में। अगर एंजाइम है, एंजाइम का मतलब होता है तोड़ना, वो ब्रेक करने का काम करता है। एंड एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, ब्रेक करता है। इतना बात है देखो, डाइजेशन में एंजाइम का काम क्या है, ब्रेक करना। एंड हार्मोन का काम क्या है, स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट का मतलब है प्रेरित करना। कोई चीज़ नहीं हो रही तो हार्मोन पहुंचेगा, वो काम कराएगा। नहीं बात समझ में। मान लीजिए आप पढ़ नहीं रहे हैं तो मेरे सामने अगर होंगे तो आप पढ़ेंगे, तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टिमुलेट कर रहा हूँ। एंड दूसरे अगर सुंदरम सर हुए तो वो क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं डायरेक्ट, वो डायरेक्ट ब्रेक करते हैं, मारते। तो वो एक तरीके से क्या होगा, एंजाइम, और मैं एक तरीके से क्या हुआ, हार्मोन। मैं स्टिमुलेट करूँगा, प्रेरित करूँगा आपको पढ़ने के लिए। नहीं बात समझ में आई। तो ग्लाइकोजन तो एंजाइम तो बहुत सारे लगेंगे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बदलने में, बट एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज से आता है। अभी बताएंगे कहाँ से आएगा, पैंक्रियाज से। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अब क्या होगा कि एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए आपका ये वेन है, एंड यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज है, बहुत सारा ग्लूकोज है। एंड वेन के बगल ये वेसल्स के बगल में, जो ब्लड वेसल्स के बगल में सेल है आपके, ठीक है। अब से ग्लूकोज को अंदर भेजने का काम किसका है, सेल के, इंसुलिन का काम है। या तो ये सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, या फिर इस ग्लूकोज को क्या कर लेगा, वो स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। अब अगर इंसुलिन नहीं हुआ तो ग्लूकोज कहाँ पे पड़ा रहेगा, ब्लड में पड़ा रहेगा। एंड अगर ग्लूकोज ब्लड में पड़ा हुआ तो इसी केस को तो बच्चा क्या बोलते हैं, शुगर या फिर डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब क्या है कि भाई ब्लड में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। और ग्लूकोज को स्टोर करने का काम किसका है, इंसुलिन हार्मोन का काम है। वो क्या करता है, एक प्रोसेस करता है ग्लाइकोजेनेसिस, उसको किस फॉर्म में स्टोर कर देता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लीवर में ये मेटाबॉलिज्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसी में अभी अब देखिए, अब क्या हुआ कि मान लीजिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तो बदल गया, बात समझिएगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल गया। आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया था, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लिया था, वो ग्लाइकोजन में बदल लिया, अब स्टोर हो गया। बट आप खाना ही नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्ट रह रहे हो, खाना ही नहीं खा रहे हो, तो अब बॉडी की नीड है ना कि उस ग्लाइकोजन को जो हमने स्टोर रखा है उसको हम फिर से क्या करें, यूटिलाइज करें। तो लीवर में ही प्रोसेस होता है क्या, अब ये ग्लाइकोजन फिर से क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। एंड इसके लिए जो प्रोसेस का नाम होगा, इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये आप कंफ्यूज रहेंगे तो इसको आप याद रखिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन से अगर ग्लूकोज बनता है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई।
अब ये भी प्रोसेस किस हार्मोन की वजह से होता है कि भाई प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन आएगा, और ये हार्मोन कहाँ से आएगा? पैंक्रियाज से। अभी हम बताएंगे कि पैंक्रियाज से कहाँ से आ रहा है, और इस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। अभी इस हार्मोन की चर्चा हम करेंगे कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हो गया, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि भाई जो ऐसे देखिए, आप मेरी बात समझिए, आप फास्ट रहे, ठीक है, तो फास्ट में क्या हुआ कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में तोड़ा गया। ये ग्लाइकोजन देखो, ये जो ग्लाइकोजन है यहाँ पे स्टोर था, उसको ग्लूकोज में बदल दिया गया, ग्लूकागॉन हार्मोन ने, ग्लाइकोजिनोलिसिस हो गया। बट अब क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा फास्ट ले रहे हो, ये ग्लाइकोजन भी आपकी बॉडी से क्या हो गया? ख़त्म हो गया, एंड ग्लूकोज तो है ही नहीं, ग्लूकोज तो है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि अब आपके जो प्रोटीन है, जो बॉडी की प्रोटीन है, जो आपकी बॉडी की प्रोटीन है, उसी को तोड़ के हमको क्या बनाना पड़ेगा? ग्लूकोज की आप कुछ दिन और जीवित रहें, कुछ दिन और एनर्जी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ग्लूकोज का अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर क्या बनना है? एनर्जी बनना है, ठीक है। तो प्रोटीन को हमको कैसे बदलना है? अगर प्रोटीन, या फिर प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड का बना होता है। इस अमीनो एसिड को ग्लूकोज में बदला जाए तो ये भी कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं इसको? हम लोग इसको नाम देते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन होता है तो ग्लाइकोजेनेसिस, अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज होता है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस, एंड अगर किसी अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तो एक और है, ये तो प्रोटीन से हुआ। अब देखिए, अगर लिपिड से भी होता है, तो अगर मान लो लिपिड से ग्लूकोज बनता है तो भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो लिपिड या फिर प्रोटीन, प्रोटीन या फिर लिपिड का मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने पढ़ लिया। देन फोर्थ जो है आपका काम है, इसका काम होता है भाई स्टोर्स लिपिड सॉल्युबल, स्टोर्स, ये जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स, इसका काम होता है ये लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स को स्टोर करने का काम करता है। कौन? लीवर, है ना। तो इतनी बात रही लीवर के बारे में। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैंक्रियाज पढ़ने वाला है। अभी तक हम लोगों ने लीवर में पढ़ा, हम लोगों ने जाना कि भाई जो इंटेस्टाइन है आपका, उसके 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है उसके राइट साइड में लीवर है, एंड लेफ्ट साइड में क्या है? पैंक्रियाज है। तो लीवर से बाइल साल्ट आता है जो कि क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। एंड और भी लीवर के बहुत सारे काम थे, तो वो सारे हम लोगों ने जाने। आज हम पैंक्रियाज के पूरे फंक्शन के बारे में जानने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज एक तरीके की मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि भाई आपकी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? आपकी जो बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो उसको लीवर बोला जाता है, ठीक है। एंड जो मिक्स ग्लैंड है उसको किसको बोला जाता है? पैंक्रियाज को। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है हेटेरोकाइन। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, इसके मतलब 2 फंक्शन है ना, मेरी बात समझिए। मिक्स ग्लैंड यानी इसके 2 फंक्शन है, एक इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है एंड एक इसका एंडोक्राइन फंक्शन है, यानी ये 2 काम करता है, एक्सोक्राइन भी करता है एंड एंडोक्राइन करता है। तो एक्सोक्राइन क्या है एंड एंडोक्राइन क्या है, दोनों देखो। एक्सोक्राइन क्या होता है कि जब कोई सिक्रीटरी सेल यानी जो सिक्रीशन करेगा, जो निकालेगा, ठीक है। तो जब कोई सिक्रीटरी सेल एंजाइम निकालेगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्सोक्राइन कहलाएगा। एंड जब कोई सिक्रीटरी सेल
हार्मोन निकालेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन बोलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, जो एक्सोक्राइन होता है वो कैसा होता है, विद डक्ट होता है, इनमें डक्ट पाई जाती है। एंड जो एंडोक्राइन होता है वो कैसा होता है, डक्ट लेस होता है, ठीक है। अब देखो ये मेरी बात समझो, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसके दो फंक्शन है। अभी तक देखो एंजाइम मैंने लिखा ना, तो अभी तक तुम लोगों डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम ही पढ़ रहे हो, कितने सारे एंजाइम पढ़े, पेप्सिन पढ़ा, रेनिन पढ़ा, बहुत सारे एंजाइम पढ़े। तो आप लोग एंजाइम पढ़ रहे हो, तो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल एक्सोक्राइन फंक्शन है ना। एंडोक्राइन फंक्शन कहाँ पे आएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो पैंक्रियाज है वो दोनों काम कर रहा है, वो एक्सोक्राइन भी फंक्शन करता है, एंडोक्राइन भी फंक्शन करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड अलग है अपने, बट पैंक्रियाज एंडोक्राइन वाले भी काम करता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये पैंक्रियाज है, आपको पता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये डक्ट गई हुई है, पैंक्रियाटिक डक्ट, एंड ये पैंक्रियाज जुड़ा हुआ है यहाँ पे। देखो दो तरीके की सेल, मैंने बोला क्या कि एक्सोक्राइन कैसा होता है, विद डक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो डक्ट गई है ना, ऐसे करके ये जो डक्ट, इससे जुड़ी हुई जो सेल है, ये देखो ये जो डक्ट से जुड़ी हुई सेल है, दिख रहा है, रुको मैं हाईलाइट करता हूँ। अरे बाप रे, हाँ, ये वाली जो सेल है, इनको मैं क्या बोलता हूँ, एक्सोक्राइन फंक्शन ये करती हैं, इनका नाम है एसिनाई, एसिनर सेल लिखा है, इनको बोला जाता है एसिनाई। एंड अब ये जो छोटे छोटे तुम लोगों को दिख रहे हैं, ये देखो, ये कोई डक्ट से जुड़े, डक्ट यानी ट्यूब, कोई ट्यूब से जुड़े हैं नहीं, ये कोई ट्यूब से तो जुड़े नहीं है, तो यानी ये कैसे हैं, ये एंडोक्राइन फंक्शन करने वाले हैं, और इनका नाम दिया जाता है, उनको तो एसिनाई बोला जाता है, इनको बोलते हैं हम लोग आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये देखो इसको मैंने जूम करा है, ये वाला पार्ट, तो ये जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अब एक चीज़ मेरी बात समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को डिटेल से पहले पढ़ा देते हैं, एंडोक्राइन, फिर मैं आपको एक्सोक्राइन बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मेरी बात समझिए, पैंक्रियाज में आपने क्या पढ़ा, पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है जिसके दो फंक्शन है, एक एक्सोक्राइन है, एक एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन से एंजाइम निकालता है, वो डक्ट फुल होता है, एंड एक्सोक्राइन के लिए जो सेल आती है वो कौन सी है, जो एक्सोक्राइन फंक्शन करती है जो सेल है उसका नाम क्या है, एसिनाई। एंड एंडोक्राइन जो सेल जो काम करती है उसको क्या नाम है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो अब देखिए आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये इसमें कौन कौन सी सेल है, अल्फा एंड बीटा सेल्स है, इसको मैंने डिटेल से बना रखा है, उसको देखिए आप। जैसे ये देखिए, ये मैंने क्या लगा, एंडोक्राइन फंक्शन करने वाला ये क्या है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। तो इसमें अलग अलग तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ इसमें से अल्फा सेल्स हैं, कुछ इसमें से बीटा सेल्स हैं, कुछ इसमें से डेल्टा सेल है, देखिए इधर से, तो अलग अलग तरीके की सेल। ये जो मैंने ब्लू से करी है वो क्या है, अल्फा सेल है, जो मैंने रेड से बनाया वो बीटा सेल है, एंड जो येलो से बनाया वो क्या है, डेल्टा सेल है। तो इनका अलग अलग काम है। अल्फा सेल जो क्या करता है, अल्फा सेल जो क्या करता है वो ग्लूकेगॉन निकालता है, क्या निकालता है, ग्लूकेगॉन, ये यहाँ पे लिखा है, इट सिक्रीट्स ग्लूकेगॉन। एंड जो ये बीटा सेल है वो क्या निकालता है, इंसुलिन निकालता है, ठीक है। अल्फा सेल क्या निकालता है, ग्लूकेगॉन, एंड बीटा सेल क्या निकालता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। जो डेल्टा सेल है वो इसका निगेटिव कंट्रोल करता है। डेल्टा सेल से एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं सोमैटोस्टैनिन। सोमैटोस्टैनिन जो एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है, ठीक है। सोमैटोस्टैनिन जो हार्मोन है इसका निगेटिव कंट्रोल करता है, मतलब मान लीजिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको कम करने वाला काम कौन करेगा, डेल्टा सेल करेगा। फिर से समझिए कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल्स है, कौन कौन सी, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन निकालेगा एंड बीटा सेल इंसुलिन निकालेगा, एंड इनकी सिक्रीशन कम या ज़्यादा को कंट्रोल करने वाला जो निगेटिव कंट्रोल है, यानी इनकी सिक्रीशन को कम करेगा, कम करेगा, डेल्टा सेल कौन से एंजाइम, कौन सा हार्मोन निकालेगा, सोमैटोस्टैनिन। अब मैं देखो तुम लोगों का काम बता चुका हूँ मैं, ग्लूकेगॉन को तुम लोगों का फंक्शन पता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम किसका है, इंसुलिन का है। एंड फिर से ग्लाइकोजन को मान लीजिए आपने क्या करा,
आप बहुत ज़्यादा मिठाई खा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में आ गया, तो इंसुलिन बार बार निकल रहा है, वो कह रहा है कि भाई अब उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया। बट इन द केस ऑफ स्टारवेशन, आप बहुत ज़्यादा व्रत रख रहे हो, आप खाना ही नहीं खा रहे हो, तो अब बात आएगी ना कि भाई बॉडी में जो ग्लाइकोजन हमने स्टोर रखा है उसको फिर से ग्लूकोज में बदले ताकि एनर्जी बना सके। ग्लूकोज से तो एनर्जी आती है ना, ग्लूकॉन डी पीते हो आप लोग, तो ये जो ग्लूकागॉन है ये क्या करेगा, फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। तो कब इंसुलिन ज़्यादा करना है, कब इंसुलिन कम करना है, इंसुलिन कम करना है या फिर ग्लूकागॉन कम करना है, ये कौन करेगा, डेल्टा सेल करेगा बाय सिक्रीटिंग सोमैटोस्टेनिन। तो आपको ये एंडोक्राइन वाला फंक्शन समझ में आया। अब नेक्स्ट समझिएगा, अब समझिए कि भाई एक्सोक्राइन फंक्शन देखते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होता है, एक्सोक्राइन में फंक्शन में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। कौन निकालता है, पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ा हुआ एस्नाई सेल है। एस्नाई क्या है, एक्सोक्राइन फंक्शन है, वो बहुत सारे क्या निकालता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम निकालता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। अब इसमें बहुत सारे पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, मैं एक एक करके नाम लिखता हूँ। जैसे ट्रिप्सिनोजिन, एक सेकंड, जैसे है ट्रिप्सिनोजिन, मैं नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, ठीक है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड प्रोइलास्टेज। अब देखिए ये इतने पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम हैं, हालांकि अभी और ये एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। बट मैंने बोला कि भाई प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन भी करता था, बट पेप्सिन वो पेप्सिनोजेन होता था, वो इनएक्टिव होता था। तो वैसे ही ये भी, इनके भी जेन लगा हुआ है सबके लास्ट में, यानी ये अभी एक्टिव नहीं है, इनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो इंटेस्टाइन, मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है, एंड इंटेस्टाइन से ही पैंक्रियाज ऐसे ऐसे करके जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे ये उसमें क्या लगा हुआ है, एसिनाई लगा हुआ है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है बच्चा, एंट्रोकाइनेस। कहाँ पे ये होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंट्रोकाइनेस। ये एंट्रोकाइनेस एंजाइम आता है, ये क्या करता है, ये जो आपका ट्रिप्सिनोजेन है ना, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। ध्यान से बात समझिएगा, ये क्या कर देता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। तो एंट्रोकाइनेस एंजाइम आया, एंड एंट्रोकाइनेस एंजाइम ने क्या करा, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव कर दिया, किस में बदल दिया, ट्रिप्सिन में बदल दिया। अब आपके पास क्या है, काइमोट्रिप्सिन है, प्रोकार्बोक्सीडेज है, प्रोइलास्टेज है। जब ट्रिप्सिन एक्टिव होगा, एक चीज़ एक्टिव हो गई क्या, ट्रिप्सिन। जैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिव होगा, तो ट्रिप्सिन को एक्टिव होने के बाद ये जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सीडेज एंड प्रोइलास्टेज, इन तीनों चीज़ को भी क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, एंड इसको क्या बना देगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन से इसको बना देगा काइमोट्रिप्सिन, है ना, एंड उसको प्रोकार्बोक्सीडेज से क्या बना देगा, प्रो है यानी पहले कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एंड प्रो इलास्टेज को क्या बना देगा, इलास्टेज। मेरी बात समझ गए होंगे आपके, फिर से मेरी बात समझो, ज़्यादा मैंने बात बोली नहीं। मैंने बोला कि एक्सोक्राइन फंक्शन कौन करता है, एसिनाई करता है। वो क्या निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। पैंक्रियाटिक जूस में जितने भी प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले हैं वो ट्रिप्सिनोजेन है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो कार्बोक्सीडेज है इनएक्टिव फॉर्म में है, एंड प्रो इलास्टेज है। ये सब प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ये सब कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन से एक एंजाइम होता है एंट्रोकाइनेस, वो आता है हमारे
ट्रिप्सिन को क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को किस में बदल देता है, ट्रिप्सिन में बदल देता है। जैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिव होता है तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन इनको एक्टिव करता है जो इसके साथ के भाईचारे थे, ठीक है, वरना एक ये जिंदा हुआ तो उसने सबको जिंदा कर लिया, वैसे हुआ। तो ट्रिप्सिन ने क्या करा, काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, एंड प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में बदल दिया, जो कि कैसे हो गया, एक्टिव हो गया। ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, अब ये जो एंजाइम है यहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से, ट्रिप्सिन है, एक्टिव हो गया ना, अब काइमोट्रिप्सिन है, इलास्टेज है। ये किसका डाइजेशन करते हैं, मैंने अभी अभी बोला प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, प्रोटीन जो ब्रेक पेप्टाइड, मेरे लिखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन टू फॉर्म पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो भाई देखो हमने क्या बोला कि भाई बहुत सारे अमीनो एसिड हैं ऐसे जुड़े हुए, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं ऐसे जुड़े हुए। अब ये क्या करेगा, उस अमीनो एसिड को ऐसे तोड़ देगा। तो जब दो अमीनो एसिड एक साथ जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं पेप्टाइड, एंड जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं भाई क्या, अब प्रोटीन। तो प्रोटीन को इसने किस में तोड़ दिया, प्रोटीन को किस में तोड़ दिया, पेप्टाइड में तोड़ दिया, ठीक है। फिर जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये क्या करेगा, प्रोटीन स्प्लिट ऑफ टर्मिनल अमीनो एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिल एंड ऑफ प्रोटीन। ये क्या करेगा, सेम चीज़ ये भी है, प्रोटीन में जुड़ा हुआ है, एंड प्रोटीन का जो टर्मिनल अमीनो एसिड है, सबसे किनारे वाला अमीनो एसिड है, उसको क्या कर देगा, ये स्प्लिट कर देगा, हटा देगा वहाँ से, मतलब एक एक अमीनो एसिड वहाँ से हटाता जाएगा प्रोटीन से। देन लाइपेज, आपको पता है मैंने बोला जहाँ पे भी लाइपेज दिखे वो फैट का डाइजेशन करेगा। जहाँ पे भी अब आपको आगे लाइपेज दिखता है तो वो फैट का डाइजेशन करेगा। कैसे फैट का डाइजेशन करेगा, आपको पता है फैट क्या होता है, जो आपके लिपिड होता है, पहले मेरी बात समझिएगा, लिपिड, तो वो लिपिड या फिर फैट, ठीक है, तो वो कैसा बना होता है, यहाँ पे एक ग्लिसरॉल होता है और उसमें 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं। तो 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड। 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, ट्राईग्लिसरॉल या फिर ट्राईग्लिसराइड। अब क्या करेगा, ये जो लाइपेज है, लाइपेज का काम होता है तोड़ना, एंजाइम का काम होता है तोड़ना, तो ये तोड़ेगा तो यहाँ से एक फैटी एसिड हटेगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, डाईग्लिसराइड। क्या बन जाएगा, डाईग्लिसराइड, एंड एक फैटी एसिड यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा इसको, एक फैटी एसिड यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फिर आप देखिए जो ट्राईग्लिसराइड से एक फैटी एसिड हमने और हटाया, फिर ये लाइपेज की एक्टिविटी से, और एक फैटी एसिड और निकल गया, तो अब ये क्या बन गया, मोनोग्लिसराइड, है ना। शायद मेरी आप बात समझ रहे हैं। अब देखिए एमाइलेज, एमाइलेज किसका, जैसे स्लैवरी एमाइलेज था, तो ये सारी चीज़ें पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज की लंबी चेन से मिलके बना होता है। तो जब ये ग्लूकोज की लंबी चेन टूटेगी, देखो कैसे, ये इसने तोड़ा, ये इसने तोड़ा, तो जब 2 ग्लूकोज एक साथ जुड़े होते हैं तो उनको बोला जाता है माल्टोज। तो पॉलीसेक्राइड को किस में तोड़ देता है, ये माल्टोज में या फिर ग्लूकोज में। तो जब ये माल्टोज फिर से टूटेगा तो एक एक ग्लूकोज अलग हो जाएंगे, एक एक ग्लूकोज कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर जो राइबोन्यूक्लियेज है, अगला एंजाइम इसी का है, पैंक्रियाटिक एंजाइम का राइबोन्यूक्लियेज है, ये जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। तो न्यूक्लिक एसिड को, ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें डीएनए वगैरह होता है ना, तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। आप जब सेल बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा। तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसको उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, उसके न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक कर दिया, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हट गए। अब देखिए जो आपका डीएनए था, ध्यान से मेरी बात समझिए, ये डीएनए था एंड उसका अलग अलग ये न्यूक्लियोटाइड था। तो अब एक एक अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड जिस तरीके से अरेंज होगा, जिस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड लगेगा, वो उसी तरीके का वो सीक्वेंस जाएगा जीन के पास, सॉरी डीएनए, उसी तरीके का डीएनए बन जाएगा एंड उसी तरीके की फिर आगे जाके प्रोटीन बनेगी। नई बात समझ में, ये आपको अगर नीचे वाला नहीं समझ में आता तो उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बस इतना देखना है कि भाई न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, है ना। ये इतनी बात रही, ठीक है। फिर ये अब यहाँ से हम लोग का क्या ख़त्म हो जाता है, पैंक्रियाज ख़त्म हो जाता है। अब अगली जो क्लास होगी हम लोग उसमें क्या देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे, ठीक है। देन थैंक यू।